है एवरीवन, जैसे आप टाइटल देख ही चुके होंगे, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशल साइंस के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि यहाँ जेट ICAR BHU के साथ साथ JRF SRF जैसी एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और हर क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे, थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे तो हर क्वेश्चन आपको वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा उर्वरता एवं उर्वरक। ठीक है, यहाँ पर आपको नाम दे रखा है किसी पुस्तक का कि मृदा उर्वरता एवं उर्वरक, जो नाम पुस्तक थी इसके राइटर कौन है, ये आपसे पूछा गया। जल्दी से इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन होते हैं। ऐसे ब्रेडी होते हैं, डिस्टिल एट होल है, MS राय है, फिर में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कि मृदा उर्वरता एवं उर्वरक जो पुस्तक है तो इसके राइटर कौन है। ऐसे ब्रेडी है, डिस्टिल एट होल है, MS राय है, फिर में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर बात की मृदा उर्वरता एवं उर्वरक नामक पुस्तक, तो इसके राइटर कौन है यहाँ, डिस्टिल एट ऑल। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। अगर बात किया मृदा उर्वरता एवं उर्वरक तो क्या है इसके राइट आंसर है डिस्टिल एट ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पानी पौधे का मुख्य पोषक तत्व होता है। ठीक है, पानी पौधे का मुख्य पोषक तत्व होता है, ये कथन किसके द्वारा बोले गए थे। ठीक है, आप ऑप्शंस देख लीजिए कि पानी पौधे का मुख्य पोषक तत्व होता है, ये कथन किसने बोला था, अर्थात ये वाक्य किसने कहा था। ये आपसे पूछा गया है। पीटर डी क्रेसेस ने बोला था, JP बोसीगोल्ड ने बोला था, फ्रांसिस बेकन ने बोला था, फिर जेथरो टूल के द्वारा बोला गया था। जल्दी से आएंगे पानी पौधे का मुख्य पोषक तत्व होता है, ये कथन किसके द्वारा बोला गया था। ये वाक्य है तो ये किसके द्वारा बोला गया था, पीटर डी क्रेसेस जी के द्वारा, JP बोसीगोल्ड के द्वारा, फ्रांसिस बेकन के द्वारा, फिर जेथरो टूल के द्वारा। जल्दी से पाएंगे कि राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की पानी पौधे का मुख्य पोषक तत्व होता है। ठीक है, पानी पौधे का मुख्य पोषक तत्व होता है, ये जो वर्ड था, ये जो कथन था, ये किसके द्वारा बोला गया था, फ्रांसिस बेकन के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा बोला गया था, फ्रांसिस बेकन के द्वारा बोला गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वनस्पति का मुख्य आधार। ठीक है, वनस्पति है, मान लीजिए कोई सा पौधा है, तो उसका मुख्य आधार क्या होता है, पानी नहीं होता बल्कि साल्टपीटर होता है। और साल्टपीटर किसे बोला जाता है यहाँ, KNO3 को बोला जाता है। ठीक है, इसका भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ अगर बात की साल्टपीटर किसे बोला जाता है, तो यहाँ साल्टपीटर बोला जाता है KNO3 को। किसे बोला जाता है यहाँ, अगर बात की साल्टपीटर तो यहाँ साल्टपीटर बोला जाता है KNO3 को। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट को ही साल्टपीटर के नाम से जाना चाहिए। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन जैसे कि इसमें पूछा जा रहा है कि वनस्पति का मुख्य आधार पानी नहीं होता बल्कि क्या होता है, साल्टपीटर होता है, ये कथन किसके द्वारा बोला गया था, ये जो सुझाव था ये किसके द्वारा दिया गया था। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, JR ग्लेबर के द्वारा, जेथरो टूल के द्वारा, जॉन वुडवर्ड के द्वारा, फिर जॉन मेयर के द्वारा। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। ये जो वनस्पति होती है, जो प्लांट होते हैं, तो उनका मुख्य आधार क्या होता है, पानी नहीं होता बल्कि क्या होता है, साल्टपीटर होता है। ये कथन किसके द्वारा बोले गए थे, JR ग्लेबर के द्वारा, जेथरो टूल के द्वारा, जॉन वुडवर्ड के द्वारा, फिर जॉन मेयर के द्वारा। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ अगर बात की वनस्पति का मुख्य आधार, ठीक है, इसने बताया था पानी नहीं होता बल्कि क्या होता है, साल्टपीटर होता है, ये बताए थे यहाँ ग्लेबर के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। अगर बात की यहाँ वनस्पति का मुख्य आधार पानी नहीं होता बल्कि क्या होता है, साल्टपीटर होता है, ये जो कथन था, ये जो वाक्य है, ये किसके द्वारा बोले गए थे यहाँ, ये बोले गए थे JR ग्लेबर के द्वारा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट हमने अभी बताया था आपको कि साल्टपीटर। ठीक है, साल्टपीटर अगर आपसे पूछता है तो क्या होता है, साल्टपीटर क्या होता है, KNO3 अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट को ही साल्टपीटर के नाम से जाना है। और अगर बात किया हाँ चीनी साल्टपीटर, ठीक है, दो होते हैं, एक साल्टपीटर होता है, एक होता है चीनी साल्टपीटर। तो चीनी साल्टपीटर अगर बात किया हाँ सोडियम नाइट्रेट को ही चीनी साल्टपीटर के नाम से जाना है। ठीक है, अगर बात की चीनी साल्टपीटर, तो चीनी साल्टपीटर क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है। लेकिन अगर बात की है साल्टपीटर की, तो साल्टपीटर क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट को ही बोला सा है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री। ठीक है, हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक है, ये सभी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। वीड से संबंधित आपको पता होगा कि हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री, ठीक है, वीड साइंस से संबंधित है। तो जल्दी सुनाएंगे कि ये जो पुस्तक थी, ठीक है, हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री है, तो इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है। लिविंग थे, आर्थर यंग थे, JS कमर थे, या फिर जेथरो टूल थे। जल्दी सुनाएंगे इसका राइट आंसर क्या है कि हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री। ठीक है, हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री है, इसके राइटर कौन है, लिविंग थे, आर्थर यंग थे, JS कमर थे, या फिर जेथरो टूल थे। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ अगर बात किया हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री, ठीक है, इसके नामक जो पुस्तक के लेखक है ये कौन थे यार, हाँ ये थे जेथरो टूल। ठीक है, जिसे यार हाँ वीड साइंस का फादर भी बोला जाता है, फादर ऑफ वीड साइंस किसे बोला जाता है, जेथरो टूल को भी बोला जाता है।
फादर ऑफ वीड साइंस किसे बोला था यार, हाँ जेथरो टोल को ही बोला था है। और जेथरो टोल के द्वारा यार हाँ हॉर्स शोइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक को लिखा गया था। किसके द्वारा? हॉर्स शोइंग हस्बेंड्री किसके द्वारा लिखा गया था यार, हाँ जेथरो टोल के द्वारा। और जेथरो टोल को यार हाँ 2 वर्ड, ठीक है, एक तो आपको रखना वीड साइंस का फादर बोला था है, और एक बोला था यार इसे टिलेज का भी फादर बोला था है, ठीक है। दोनों को याद रखना, दोनों ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर आपसे टिलेज का फादर किसे बोला है तो यार हाँ टिलेज का फादर भी किसे बोला है, जेथरो टोल को ही बोला है। और अगर बात की वीड साइंस की तो यार हाँ वीड साइंस का फादर भी किसे बोला है, जेथरो टोल को ही बोला है, ठीक है। दोनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर। यार हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सोशल साइंस की दृष्टि से कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर जो नामक पुस्तक थी तो इसके राइटर कौन है? एस हम्फ्री डेवी थे, आर्थर यंग थे, बेकर थे, या फिर जेथरो टोल थे। जल्दी सुनाएंगे कि राइट आंसर क्या है कि एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक जो पुस्तक थी तो इसके राइटर कौन है? हम्फ्री थे, आर्थर यंग थे, बेकर थे, या फिर जेथरो टोल थे। जल्दी सुनाएंगे कि राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये सोशल साइंस की दृष्टि से यार हाँ एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर तो इसके राइटर कौन है यार, हाँ ये थे आर्थर यंग। किसके द्वारा लिखी गई थी यार, हाँ आर्थर यंग के द्वारा लिखी गई थी। किसे लिखा गया था? एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर जो नाम पुस्तक थी तो इसके राइटर कौन होते हैं यार, आर्थर यंग होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी बैक्टीरिया अब कौन सा होता है, ये भी देख लीजिए कि बेसिलस रेडिसिकोला का पृथक्करण किसने किया था। अर्थात सबसे पहले जो बेसिलस रेडिसिकोला होता है तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा गया। तो जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो इसी में बन जाता है कि जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, बेसिलस रेडिसिकोला होता है। वैसे यार हाँ बेसिलस की बहुत स्पीसीज होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। एक स्पेशली नहीं होती बल्कि कितनी प्रजातियाँ मिल जाएगी आपको जो कि क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कार्य करती है। लेकिन उनमें से यहाँ पर आपको एक बताया गया कि बेसिलस रेडिसिकोला का जो पृथक्करण किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो उसी को आपको बताना है। तो एस विनेडोग्रास के द्वारा किया गया था, बेंजरिक के द्वारा किया गया था, मिल्टन के द्वारा किया गया था, फिर जेसी बोस के द्वारा किया गया था। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है कि जो बेसिलस रेडिसिकोला होता है तो इसका पृथक्करण किसके द्वारा किया गया था। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है कि विनेडोग्रास के द्वारा, बेंजरिक के द्वारा, मिल्टन के द्वारा, फिर जेसी बोस के द्वारा। जल्दी से आएंगे। तो यहाँ अगर बात की जाए बेसिलस रेडिसिकोला तो इसकी खोज की गई थी बेंजरिक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, हाँ विजरनिक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, विजरनिक के द्वारा की गई थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रिमोट सेंसिंग में, ठीक है, रिमोट सेंसिंग में फोटोग्राफी के लिए यार हाँ कि इसको आपको जरूर रखना है, एक वर्ड को फोटोग्राफी के लिए आपसे पूछा रहा है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग में फोटोग्राफी के लिए किस प्रकाश की किरणों का उपयोग कैसा है, किस प्रकाश की किरणों का प्रयोग कैसा है फोटोग्राफी के लिए। पहले आप देख लीजिए वायलेट की, अल्ट्रा वायलेट की, यह क्या है फोर रेड लाइट की, इंफ्रारेड की, या फिर हरा प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 टर्म दे रखी है, उसमें से आपको पूछा गया है कि फोटोग्राफी के लिए किस प्रकार की किरणों का उपयोग कैसा है, वायलेट की, फोर रेड लाइट की, इंफ्रारेड की, या फिर हरा प्रकाश की। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है कि ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से आएंगे कि यहाँ फोटोग्राफी है तो इसके लिए किस प्रकाश की किरणों का आवश्यक किया जाता है, अर्थात किस प्रयोग यानी कौन सी ऐसी किरणें हैं जिनका प्रयोग फोटोग्राफी के लिए लिया जाता है। ऑप्शंस पहले देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए। तो यहाँ अगर बात की फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी के लिए जो किरणें ली जाती है ये ली जाती है इंफ्रारेड। कौन सी है राइट आंसर, यहाँ थर्ड ऑप्शन। क्योंकि यहाँ अगर बात की है आपसे कि फोटोग्राफी के लिए किस प्रकाश की किरणों का उपयोग कैसा है, वो कौन सी होती है, इंफ्रारेड किरणें होती है। कौन सी होती है, इंफ्रारेड किरणें होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा पौधे के व्यवहार का दिन की लंबाई के साथ संबंध को किस नाम से समझता है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस वर्ड को ध्यान रखना है कि दिन की लंबाई के साथ जो संबंध दर्शाता है उसको किस नाम से जाना था, उसको किस टर्म के नाम से जाना है, ठीक है। यानी मान लीजिए इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पर एक मैं पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, आपको एक टिप दे देता हूँ इस क्वेश्चन की। मान लीजिए दिन की लंबाई, ठीक है, जैसे कि हम डिवाइड कर रखे हैं कि प्लांट क्या होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं और मिड टर्म के प्लांट होते हैं, ठीक है। 3 में कर रखे हैं हमने कि एक होते हैं शॉर्ट टर्म के होते हैं, एक शॉर्ट डे के होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग डे के, और एक होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। अर्थात न्यूट्रल होते हैं अर्थात क्या होता है, उस पर दिन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उसी के बारे में आपसे पूछा गया है कि उस टर्म को किस नाम से जाना है, यानी पौधे के व्यवहार का दिन की लंबाई के साथ संबंध क्या नाम से जाना है, उस टर्म को किस नाम से जाना है, यही तो आपसे पूछा गया है। तो पहले आप ऑप्शन से देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि थर्मोपीरियडिज्म, फोटोपीरियडिज्म, हेलियोट्रोपिक में, या फिर नन ऑफ दीज। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है कि पौधे के व्यवहार का दिन की लंबाई के साथ जो संबंध होता है उसे किस नाम से जाना है, थर्मोपीरियडिज्म के नाम से जाना है, फोटोपीरियडिज्म के नाम से जाना है, हेलियोट्रोपिक के नाम से जाना है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है।
तो यहाँ अगर बात करें दिन की लंबाई, जैसे कि हमने अभी बताया था कि एक तो होते हैं शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट होते हैं और एक होते हैं न्यूट्रल प्लांट है। तो ये जो डिवाइड कर रखे हैं ये कर रखे हैं यार, ये होते हैं फोटो पीरियडिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है, सेकंड ऑप्शन यहाँ इसको बोला जाता है फोटो पीरियडिज्म। किसके अकॉर्डिंग किए गए हैं, फोटो पीरियडिज्म के अकॉर्डिंग किए गए हैं। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है एनर्जी ऑफ करेंसी। तो इस क्वेश्चन को हमने कई बार सोल्व कर लिया है और एक अच्छा क्वेश्चन भी है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जल्दी से आएंगे कि एनर्जी ऑफ करेंसी के नाम से किसे जाना जाता है, या फिर ऊर्जा मुद्रा भी जिसे बोला जाता है, ठीक है, ऊर्जा मुद्रा। तो जल्दी से आएंगे ऊर्जा मुद्रा के नाम से किसे जाना जाता है, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पोटास को या फिर मोलिब्डेनम को। जल्दी से आएंगे कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसे यहाँ ऊर्जा मुद्रा या फिर एनर्जी ऑफ करेंसी बोला जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या फिर मोलिब्डेनम। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करें एनर्जी ऑफ करेंसी, ठीक है, तो एनर्जी करेंसी या फिर ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना है फास्फोरस को। किससे जाना है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है, जिसने भी कमेंट किया है बी उसका राइट आंसर। अगर बात करें फास्फोरस, तो यार हम फास्फोरस को यार किस नाम से जाना है, एनर्जी ऑफ करेंसी के नाम से जाना है। किस नाम से जाना है, एनर्जी ऑफ करेंसी के नाम से जाना है, ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कौन सा पोषक तत्व पौधे में परोक्ष रूप से सूखा प्रतिरोधकता दर्शाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ड्रोट रेजिस्टेंस, ठीक है, जो सूखा प्रतिरोधकता किसके द्वारा दर्शाई जाता है, ये आप पूछा गया। जल्दी से जो ड्रोट रेजिस्टेंस होता है वो कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, कौन सा पोषक तत्व होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटास होता है, फिर जिंक होता है। जल्दी से कि राइट आंसर क्या है, कि कौन सा पोषक तत्व ऐसा होता है जो कि यहाँ ड्रोट रेजिस्टेंस होता है अर्थात सूखा प्रतिरोधकता दर्शाता है। नाइट्रोजन होता है, पोटास होता है, फास्फोरस होता है, फिर जिंक होता है। जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करें ड्रोट रेजिस्टेंस तो कौन सा होता है, फास्फोरस ही होता है, ठीक है। एनर्जी करेंसी की अगर बात की जाए या फिर बात की जाए ड्रोट रेजिस्टेंस, तो ये दोनों ही क्या होता है, फास्फोरस होता है। कौन सा होता है यार, हाँ फास्फोरस ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है पौधे में पत्तियों के किनारे, पौधे में पत्तियों के किनारे बैंगनी रंग का प्रदर्शन होता है, अर्थात यहाँ कौन सा कलर होता है, बैंगनी कलर आ जाता है। तो इसका कारण कौन सा होता है, अर्थात कौन सा ऐसे पोषक तत्व है जिसकी कमी के लक्षण यानी पौधे की जो पत्तियाँ होती है तो उसके किनारे पर बैंगनी कलर के रूप में दर्शाती है। तो जल्दी से ऐसा कौन सा पोषक तत्व होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है, बोरोन होता है, फिर लोहा होता है, जिसके कमी के लक्षण यानी हम पत्तियों पर क्या होते हैं, जो बैंगनी कलर के, पर्पल कलर के क्या होते हैं, धब्बे बन जाते हैं। तो जल्दी से पाएंगे पर्पल कलर के जो धब्बे बनते हैं, जो स्पॉट बनते हैं, ये कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से बनते हैं, फास्फोरस की, पोटास की, बोरोन की, फिर लोहा की। तो यहाँ अगर बात की जाए पर्पल कलर की, तो यार हम पर्पल कलर यार हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे भी कि अगर बात की जाए पर्पल कलर, ठीक है, बैंगनी कलर बनते हैं, तो ये किसके बनते हैं, ये भी बनते हैं यार हम फास्फोरस की कमी से ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक मुख्य पहचान होती है जो फास्फोरस होता है, तो इस पोषक तत्व की जब भी कमी होती है तो क्या होता है, जो पत्तियाँ होती है उस पर यहाँ पर्पल कलर के स्पॉट बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे बताया पर्पल कलर है तो पर्पल कलर किसके बनता है, फास्फोरस की कमी से देखने को मिलता है। ओके, 3 पॉइंट यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन क्लियर किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे कि एनर्जी करेंसी के नाम से किसका नाश्ता है, फास्फोरस को जाना है, ठीक है। एनर्जी करेंसी के नाम से किसका नाश्ता है, फास्फोरस को जाना है। सेकंड क्वेश्चन हमने किया था ड्रोट रेजिस्टेंस कौन सा होता है, तो यहाँ ड्रोट रेजिस्टेंस भी कौन होता है, फास्फोरस होता है। और थर्ड क्वेश्चन हमने अभी सोल्व किया था कि पर्पल कलर किस न्यूट्रिएंट की कमी से देखने को मिलते हैं, ये भी देखने को मिलते हैं फास्फोरस की कमी से ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। और जिसने बंदे मैंने, ठीक है, जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उससे मैं बोलना चाहूँगा कि पास में एक ऑल का बेल आइकन दिख रहा होगा, तो उस बेल आइकन को यहाँ ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे जब भी हमारी कोई भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई बोलते हैं कि नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आता, तो यही आपने कर रखी है कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन आपने जो नोटिफिकेशन है उसको बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा है, इसलिए जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व तो पौधे में अचल होता है, अर्थात यानी इमोबाइल कंडीशन में होता है। अचल का मतलब क्या होता है, इमोबाइल कंडीशन में होता है। तो जल्दी से बताएंगे पौधे में कौन सा तत्व ऐसा होता है जो कि यार इमोबाइल कंडीशन में होता है, अचल गति में होता है। जल्दी से बताएंगे कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, फिर फास्फोरस होता है। जल्दी से बताएंगे इमोबाइल कंडीशन में कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है पौधे में। जल्दी से बताएंगे पौधे के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन है, फिर फास्फोरस। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि पौधे में कौन सा इमोबाइल कंडीशन में होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस। जल्दी से पाएंगे। तो यहाँ अगर बात की इमोबाइल कंडीशन में, ठीक है, अगर बात की है पौधे में, तो पौधे में तो कौन सा होता है इमोबाइल कंडीशन में, ये होता है कैल्शियम। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है, जिसने भी एक कमेंट किया है उसका राइट आंसर। अगर बात किया है पौधे में इमोबाइल कंडीशन में तो कौन सा होता है कैल्शियम होता है। कौन सा होता है कैल्शियम होता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, गंधक सबसे ज़्यादा किस फैमिली की आवश्यकता होती है? अर्थात सबसे ज़्यादा जो गंधक होता है, जो सल्फर होता है, गंधक या सल्फर एक ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए पहले तो कि गंधक या सल्फर है, ठीक है। तो सल्फर सबसे ज़्यादा किस फैमिली को होता है, किस परिवार को जरूरत पड़ती है सल्फर की, ये आपसे पूछा गया। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, दलहनी फैमिली अर्थात लेगुमिनेसी को पड़ती है, ग्रेमनी को पड़ती है, सोलेनेसी को पड़ती है, फिर तिलहनी फसलों को पड़ती है। जल्दी से पाएंगे कि राइट आंसर क्या है, कि हाँ सल्फर या फिर गंधक है, तो इसकी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है ये किससे पड़ती है, किस फैमिली को पड़ती है? दलहनी फसलों को, लेगुमिनेसी को, या ग्रेमनी को, या फिर सोलेनेसी को, फिर तिलहनी फसलों को। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन को हमने कई बार क्लियर कर लिया है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, तो जल्दी से पाएंगे क्या है आपका राइट आंसर। तो यहाँ अगर बात की सल्फर की, ठीक है, तो सल्फर का जो मुख्य कार्य होता है, मुख्य जो फंक्शन होता है, ये होता है ऑयल का सिंथेसिस करना, अर्थात यहाँ तेल का निर्माण करना। ऑयल सिंथेसिस कार्य होता है सल्फर का मुख्य। और अब इसके अकॉर्डिंग आप राइट आंसर का अंदाजा लगा सकते हो कौन सा है राइट आंसर। यहाँ अगर बात की जाए सल्फर, तो सल्फर का जो मेन फंक्शन होता है ये क्या होता है, ऑयल का सिंथेसिस करना होता है, अर्थात तेल का निर्माण करना होता है। और तेल का मतलब तिलहनी फसलों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर बात की गंधक या सल्फर की, तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है इसे होती है तिलहनी फसलों को। किसको होती है? तिलहनी फसलों को होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे, पौधे बोरोन को मुख्यतः किस रूप में ग्रहण करते हैं? ठीक है, यहाँ पर आपसे फॉर्म दी गई है, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं कि पौधे अगर बात करते हैं बोरोन की, तो यहाँ इसे किस रूप में ग्रहण करते हैं, किस फॉर्म में ग्रहण करते हैं? तो इसे करते हैं H3BO3। किस रूप में करते हैं? H3BO3 फॉर्म में ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, जब पौधे में लोहा तत्व की मात्रा, जब पौधे में लोहा तत्व की मात्रा ppm से कम हो जाती है तो पौधे में इसके कमी के लक्षण प्रकट हो गया। अर्थात यहाँ इसकी जो क्रिटिकल स्टेज होती है, जो आयरन होता है, तो इसकी क्रिटिकल स्टेज होती है ppm में आपको बतानी है तो कितनी होती है। जल्दी से पाएंगे, लोहा की जो क्रिटिकल स्टेज होती है जिसकी कमी होने पर क्या होता है, उसकी कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो वो क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो जल्दी से पाएंगे, 30 ppm होती है, 40 ppm होती है, 50 ppm होती है, फिर 100 ppm होती है। जल्दी से पाएंगे कि आयरन की, लोहा की जो होती है क्रिटिकल स्टेज ये क्या होती है, 30 ppm, 40 ppm, 50 ppm है, फिर 100 ppm। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताइए। तो यहाँ अगर बात की लोहा की, ठीक है, तो आयरन की जो क्रिटिकल स्टेज होती है ये होती है 50 pm। कितनी होती है यहाँ अगर बात की जाए आयरन की, लोहा की या फिर फेरस की, तो इसकी जो यहाँ सांद्रता होती है, क्रिटिकल स्टेज होती है, ये होती है 50 ppm। कितनी होती है? 50 ppm होती है। कितनी होती है? 50 ppm होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोहा तत्व की कमी मुख्यतः तब प्रदर्शित होती है जब फसलों को उगाते हैं। अर्थात कौन सी कंडीशन में जब फसलों को ग्रो किया ऐसा है, जब सबसे ज़्यादा लोहा की कमी की जो प्रदर्शित होते हैं लक्षण, ये किस में होते हैं? अर्थात कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें फसल को ग्रो किया ऐसा है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि चूना युक्त या फिर क्षारीय भूमि में ग्रो किया ऐसा है, लवणीय भूमि में ग्रो किया ऐसा है, अम्लीय भूमि में ग्रो किया ऐसा है, फिर उदासीन भूमि में ग्रो किया ऐसा है। जल्दी से आएंगे कि लोहा तत्व है, लोहा तत्व की कमी मुख्यतः तब प्रदर्शित होती है जब फसलों को उगाते हैं। अर्थात कौन सी कंडीशन में उगाते हैं? चुनायुक्त में, लवणीय भूमि में, अम्लीय भूमि में, फिर उदासीन और भूमि में। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ अगर बात करें लोहा तत्व है, तो यहाँ लोहा तत्व की जो सबसे ज़्यादा जो कमी होती है ये होती है चूनायुक्त व क्षारीय भूमि। कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। जिसने भी कमेंट किया है ए, उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात किया लोहा तत्व की कमी मुख्यतः तब प्रदर्शित हुई है जब फसलों को चूनायुक्त व क्षारीय भूमि में उगाया जाता है। ठीक है, लोहा तत्व की कमी मुख्यतः तब प्रदर्शित हुई है जब फसलों को चूनायुक्त व क्षारीय भूमि में ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है लोहा तत्व किस एंजाइम का मुख्य घटक होता है। यहाँ पर आपको कुछ एंजाइम्स दे रखे हैं और यहाँ पर आपसे पूछा है लोहा तत्व, ठीक है। तो लोहा तत्व किसके लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, महत्वपूर्ण घटक का कार्य करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि नाइट्रोजनेज का, नाइट्रेट रिडक्टेज का, नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम का, फिर इन सभी का। जल्दी से बताएंगे लोहा तत्व किस एंजाइम का मुख्य घटक होता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम का, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का, नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम का, फिर इन सभी का। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की लोहा तत्व, ठीक है, अगर बात की लोहा तत्व ये सभी का होता है। अतः राइट आंसर कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन, जिसने भी कमेंट किया है 4, उसका राइट आंसर। अगर बात किया यहाँ लोहा तत्व है, तो लोहा तत्व यार नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए भी आवश्यक होता है, नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए भी होता है। अगर बात किया नाइट्रेट रिडक्टेज, तो इसके लिए भी होता है। अतः राइट आंसर कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कपास में क्रिंकल लीफ किसके कारण होता है। तो क्रिंकल लीफ, ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि कपास में जो क्रिंकल लीफ होता है ये किसकी कमी से होता है या फिर किसकी टॉक्सिसिटी कारण होता है, ये आपको बताना है। लोहा की से, जिंक की से, मैंगनीज के, फिर कॉपर की से। जल्दी से बताएंगे क्रिंकल लीफ
किसकी टॉक्सिसिटी होती है, फिर किसकी कमी से होती है, ये आपको बताना है। तो किस न्यूट्रिएंट की कमी से होती है, फिर किस न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी कारण होती है, जल्दी से बताएंगे क्रिंकल लीफ। किसके बारे में बताना है, क्रिंकल लीफ के बारे में बताना है। तो जल्दी से बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहा, जिंक, मैंगनीज या फिर कॉपर, किससे संबंध होता है क्रिंकल लीफ का, लोहा, जिंक, मैंगनीज या फिर कॉपर। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करें कपास में, ठीक है, अगर बात करें कपास में जो क्रिंकल लीफ होती है तो ये होती है मैंगनीज से संबंधित। किससे संबंधित होती है यार, अगर बात करें क्रिंकल लीफ तो ये होती है मैंगनीज से संबंधित, ठीक है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे कपास में क्रिंकल लीफ तो ये किसका संबंध होता है, इसके ये होता है मैंगनीज से संबंध। किससे होता है यार, अगर बात करें क्रिंकल लीफ तो किससे संबंध होता है, मैंगनीज से संबंध होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, पौधे में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं जब इसकी सांद्रता ppm से कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हमने अभी बात की थी कि जो आयरन होता है तो उसकी क्रिटिकल स्टेज कितनी होती है, 50 ppm होती है। 50 ppm से कम होते पर क्या होता है, उसकी कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया, ठीक है। जिंक के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया, पहले हमने क्लियर किया था आयरन के बारे में, और यहाँ पर आपसे पूछा है जिंक के बारे में। तो जल्दी बताएंगे कि जिंक की जो क्रिटिकल स्टेज होती है ये क्या होती है। 6 ppm होती है, 30 ppm होती है, 50 ppm होती है, फिर 100 ppm होती है। जल्दी बताएंगे कि जिंक की कमी के लक्षण कब दिखाई देते हैं, जब इसकी सांद्रता कम हो जाती है। किससे कम हो जाती है, 6 ppm से, 30 ppm से, 50 ppm से, फिर 100 ppm से। जल्दी बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। जल्दी बताएंगे। तो यहाँ अगर बात करें जिंक, ठीक है, अभी तो हमने बात की थी फेरस के बारे में, आयरन के बारे में। तो आयरन की तो कितनी थी, 50 ppm थी। लेकिन अगर बात करें जिंक, तो जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं यहाँ 30 ppm से, ठीक है। कितनी होती है इसकी सांद्रता, इसकी होती है 30 ppm। कितनी होती है, क्रिटिकल स्टेज इसकी 30 ppm होती है, 30 ppm होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मोलिब्डेनम एक घटक होता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है मोलिब्डेनम के बारे में। तो यार हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो जल्दी से मोलिब्डेनम एक घटक होता है यूरेज का, नाइट्रोजनेज एंजाइम का, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का, फिर नाइट्रोजनेज व नाइट्रेट रिडक्टेज दोनों का। जल्दी बताएंगे कि राइट आंसर क्या है, कि मोलिब्डेनम किसका एक महत्वपूर्ण घटक होता है, यूरेज एंजाइम का, नाइट्रोजनेज एंजाइम का, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का, या फिर नाइट्रोजनेज नाइट्रेट रिडक्टेज, इन दोनों का। जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा है, A, B, C या फिर D। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर बात किया मोलिब्डेनम, ठीक है, तो मोलिब्डेनम दोनों का होता है। अतः राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन, जिसने भी कमेंट किया है फोर्थ, तो उसका राइट आंसर। क्योंकि अगर बात किया मोलिब्डेनम, तो मोलिब्डेनम में किसका महत्वपूर्ण घटक होता है, ये होता है नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, इन दोनों का होता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम और नाइट्रेट रिडक्टेज जो एंजाइम होता है, इन दोनों का होता है। इसके साथ साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मोलिब्डेनम से, कि यार हाँ, अगर आपसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए पूछा जाता है, तब भी आपका राइट आंसर क्या होगा। अगर बात किया नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, मोलिब्डेनम ही होता है। कौन सा होता है यार हाँ, अगर बात की नाइट्रोजन फिक्सेशन है या फिर पूछा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो इसका भी महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है, ये होता है मोलिब्डेनम। कौन सा होता है, मोलिब्डेनम ही होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, मृदा में किसका स्तर बढ़ाकर, मृदा में किसका स्तर बढ़ाकर बाजरे में जो डाउनी मिल्ली होती है उसका नियंत्रण किया जाता है, उसका कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक डिजीज दे रखी है बाजरा की, डाउनी मिल्ली, जो कि मेजर डिजीज होती है बाजरा की। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा है किसका, ठीक है, यहाँ पर किसका स्तर बढ़ाकर बाजरे में जो डाउनी मिल्ली है इसका कंट्रोल किया जा सकता है, इसका नियंत्रण किया जा सकता है। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग बताइए कि किसकी सांद्रता बढ़ाएंगे जब हम यहाँ बाजरे की डाउनी मिल्ली को कंट्रोल कर सकते हैं। कैल्शियम की, कॉपर की, क्लोराइड की, फिर मोलिब्डेनम की। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है, कैल्शियम, कॉपर, क्लोराइड, फिर मोलिब्डेनम। जल्दी बताएंगे कि किसकी सांद्रता बढ़ाने से जो बाजरे में डाउनी मिल्ली है ये कंट्रोल हो जाएगी, कैल्शियम, कॉपर, क्लोराइड, फिर मोलिब्डेनम। तो यहाँ अगर बात किया है डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है, तो डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल किया जा सकता है, ये होता है क्लोराइड। कौन सा होता है यहाँ अगर बात की है क्लोराइड, तो क्लोराइड की सांद्रता को बढ़ाकर हम जो बाजरा की डाउनी मिल्ड्यू है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, क्लोराइड आयन युक्त उर्वरक किस फसल के लिए अनुकूल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्लोराइड के बारे में, ठीक है, यहाँ आपसे पूछा गया क्लोराइड आयन जो युक्त उर्वरक होते हैं ये किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से टाइम क्लोराइड आयन युक्त जो फर्टिलाइजर होते हैं, जो उर्वरक होते हैं, उसका प्रयोग किस फसल में नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ दे रखी है, देख लीजिए कि गन्ना होता है, आलू होता है, गेहूँ होता है, फिर अरहर होता है। ऐसी कौन सी फसल है जिसमें क्लोराइड युक्त जो फर्टिलाइजर होते हैं, जो उर्वरक होते हैं, उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। गन्ना होता है, आलू होता है, गेहूँ होता है, फिर अरहर होता है। जल्दी बताएंगे, एक अच्छा किसान ये भी जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा है, A, B, C या फिर D। तो यहाँ अगर बात की क्लोराइड की, ठीक है, अगर बात की क्लोराइड की, तो क्लोराइड आयन युक्त जो उर्वरक है किस फसल के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, तो ये होता है सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सा होता है, आलू होता है, ठीक है। आलू के लिए जो क्लोराइड युक्त जो फर्टिलाइजर है इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, इनका यूज़ नहीं किया जाता है। कौन सा है, क्लोराइड युक्त नहीं किया जाता है आलू के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है स्टेम मिलेनोसिस। ठीक है, यहाँ पर आपसे दे रखा है स्टेम मिलेनोसिस नामक जो बीमारी होती है गेहूं में किसकी कमी से प्रकट होती है। कौन सी होती है यार? स्टेम मिलेनोसिस। स्टेम मिलेनोसिस नामक जो बीमारी होती है गेहूं में, तो ये किसकी कमी से देखने को मिलती है, ये आपको बताना है। जल्दी से पाएंगे मैंगनीज, कॉपर, जिंक या फिर सिलिका। जल्दी से पाएंगे कि स्टेम मिलेनोसिस कौन सी? स्टेम मिलेनोसिस नामक जो बीमारी होती है गेहूं में, तो ये किसकी कमी से देखने को मिलती है? मैंगनीज की, कॉपर से, जिंक या फिर सिलिका से। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि स्टेम मिलेनोसिस नामक बीमारी गेहूं में किसकी कमी से प्रकट होती है, किसकी कमी से देखने को मिलती है? मैंगनीज, कॉपर, जिंक या फिर सिलिका। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की स्टेम मेलानोसिस की, तो ये डिजीज आपने फर्स्ट टाइम सुनी होगी वैसे देखा जाए तो यार हाँ, अगर बात की स्टेम मेलानोसिस की, तो ये जो बीमारी होती है ये होती है कॉपर से संबंधित। ठीक है, अगर बात की कॉपर की कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है गेहूं में, ये हो जाती है यार हाँ स्टेम मेलानोसिस। कौन सी हो जाती है यार हाँ? अगर बात की है स्टेम मेलानोसिस तो किसकी कमी से होती है? कॉपर की कमी से होती है गेहूं में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा तत्व यूरेज एंजाइम का धात्विक घटक है। ठीक है, यूरेज एंजाइम का धात्विक घटक कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से पाएंगे यूरेज एंजाइम के लिए आवश्यक घटक कौन सा होता है ये आप जान लीजिए। जल्दी से पाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया कि यूरेज एंजाइम का धात्विक घटक कौन सा होता है। सिलिकॉन होता है, सोडियम होता है, मोलिब्डेनम होता है, फिर निकल होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि यूरेज एंजाइम का जो धात्विक घटक होता है ये कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है, सोडियम होता है, मोलिब्डेनम होता है, फिर निकल होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात किया यूरेज एंजाइम की, ठीक है, अगर बात की जाती है यूरेज एंजाइम की तो इसका महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सा होता है? निकल होता है। कौन सा है? निकल होता है। ठीक है, अगर बात की यूरेज एंजाइम की तो इसका जो महत्वपूर्ण धात्विक घटक होता है ये कौन सा होता है? निकल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया रहा कि यहाँ पर आपको कुछ टर्म दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है किस खनिज खनिज के धनात्मक जो धनायन विनिमय क्षमता होती है, अर्थात ये क्या होती है? सीईसी होती है, कैशन एक्शन कैपेसिटी होती है। क्या होती है यार हाँ? सीईसी क्या होती है? कैशन एक्शन कैपेसिटी होती है। क्या होती है? कैशन एक्शन कैपेसिटी होती है, अतः यहाँ धनायन विनिमय क्षमता होती है। तो उसी के बारे में आपसे पूछा गया है कि 125 से 150, ठीक है, 125 से 150 जो कैशन एक्शन कैपेसिटी है किसकी होती है? माइका की होती है, वर्मिकुलाइट की होती है, मोलिब्डेनाइट की होती है, फिर क्लोराइड की होती है। जल्दी से पाएंगे ऐसा कौन सा क्ले खनिज है जिसकी यार सीईसी अर्थात कैशन एक्शन जो कैपेसिटी ये होती है 125 से 150 के मध्य है। और इसकी यार यूनिट क्या होती है ये भी आपको जरूर याद रखना कि अगर बात करें कैशन एक्शन कैपेसिटी किस में मेजर की जाती है, इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है यार सी मोल प्रति किलोग्राम। क्या होती है? सी मोल प्रति किलोग्राम होती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर आपसे कौन सा ऐसा क्ले खनिज होता है जिसमें यहाँ सीईसी कितनी होती है? 125 से 150 होती है। तो जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि माइका, वर्मिकुलाइट, मोलिब्डेनाइट है, फिर क्लोराइड। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की कौन सा खनिज, तो कौन सा होता है? वर्मिकुलाइट होता है। कौन सा होता है? वर्मिकुलाइट होता है, जिसके होते हैं कैशन एक्शन कैपेसिटी। कैशन एक्शन कैपेसिटी कितनी होती है? 125 से 150 सी मोल प्रति किलोग्राम होती है। कितनी होती है? 125 से 150 सी मोल प्रति किलोग्राम होती है। और ये क्या होता है? सीईसी, कैशन एक्शन कैपेसिटी होती है वर्मिकुलाइट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे यूरिया में बायूरेट की मात्रा कितनी होती है। तो ये याद रखना, ये भी आपने कई बार पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि यूरिया में बायूरेट की मात्रा कितनी रखी जाती है या फिर कितनी होती है? 0.25%, 0.50%, 0.75% या फिर 1.5%। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है कि यूरिया में बायूरेट की मात्रा कितनी होती है? 0.25%, 0.50%, 0.75% या फिर 1.5%। जल्दी सुनाएंगे तो बायूरेट की मात्रा कितनी होती है? 0.25%, 0.50%, 0.75% या फिर 1.5%। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की बायूरेट की, ठीक है, तो बायूरेट की मात्रा कितनी होती है? 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यार हाँ, अगर आपसे कितने नहीं होनी चाहिए तो 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात यहाँ 1.5% से कम हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, आपको डायरेक्ट यार हाँ बायूरेट की मात्रा कितनी होती है? 1.5% होती है। कितनी होती है? 1.5% अर्थात 1.5% होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे पिट मर्दा। जो पिट मर्दा होती है आपने पढ़ा होगा, पिट मर्दा भी होती है एक है जिसका पीएच क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मैं दे देता हूँ, सबसे कम होता है अर्थात 3.5 से भी कम होता है। पिट मर्दा कौन सी होती है जिसका यहाँ 3.5 से भी उसका कम पीएच होता है? उसके बारे में यहाँ पर आप सोचते हैं उसका मेन कैरेक्टर क्या होता है? ठीक है, मेन कैरेक्टर क्या होता है यहाँ पर मैंने एक आपको टिक बता दी है। तो जल्दी से पाएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अब आपका गलत नहीं होना चाहिए कि पिट मर्दा की क्या मुख्य विशेषता होती है, मेन कैरेक्टर क्या होते हैं? काली होती है, भारी होती है, अम्लीय मर्दा होती है, लाल हल्की व अम्लीय मर्दा होती है, काली हल्की और सारी मर्दा होती है, फिर काली भारी और सारी मर्दा होती है। अर्थात पिट मर्दा होती क्या है, इसकी मेन कैरेक्टर क्या होते हैं, मेन विशेषता क्या होती है? काली भारी और अम्लीय मर्दा होती है, लाल हल्की अम्लीय मर्दा होती है, काली हल्की और सारी मर्दा होती है, फिर काली भारी सारी मर्दा होती है। जल्दी से राइट आंसर क्या है? पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए।
तो यहाँ अगर बात करें पीट मृदा की, तो हमने अभी बताया था सबसे कम होता है इसका पीएच क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इससे आपका एक तो क्लियर हो गया, अम्लीय मृदा है, ठीक है। पीट मृदा क्या होती है, अम्लीय मृदा होती है, अर्थात इसका राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। कौन सी होती है, काली होती है, भारी होती है और अम्लीय मृदा होती है। क्या होती है यार, काली होती है, भारी होती है और अम्लीय मृदा होती है। पीट मृदा क्या होती है यार, काली होती है, भारी होती है और अम्लीय मृदा होती है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा यार डीएपी में फास्फोरस की मात्रा, तो ये भी आप बताओ, इजी क्वेश्चन। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि डीएपी में फास्फोरस कितना होता है। जल्दी से बताएंगे डीएपी में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। डीएपी में आपको फास्फोरस की मात्रा बतानी है, तो जल्दी से बताएंगे डाई अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस कितना होता है। 20% होता है, 36% होता है, 46% होता है, फिर 50% होता है। जल्दी से बताएंगे कि डीएपी में फास्फोरस कितना होता है, 20%, 36%, 46% या फिर 50%। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ अगर बात करें डीएपी में, ठीक है, अगर बात करें डीएपी में फास्फोरस की मात्रा ये कितनी होती है, 46% होती है। कितनी होती है, 46% होती है। राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, जिसने भी कमेंट किया ऐसे ही उसका राइट आंसर। अगर बात करें डीएपी अर्थात डाई अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा, तो यहाँ P2O5 अर्थात फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, 46% होती है। इसके साथ साथ आपको यार है नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है। अगर आप सोचते हैं नाइट्रोजन की मात्रा, तो नाइट्रोजन कितना होता है, इसमें होता है 18%। कितना होता है, अगर बात करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो कितना होता है, 18% होता है। लेकिन अगर बात करें P2O5 की डाई अमोनियम फास्फेट में, तो कितना होता है, P2O5 अर्थात फास्फोरस, ये होता है 46%। कौन सा होता है यार, अगर बात की नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो कितना होता है, 18% होता है। अगर बात की फास्फोरस अर्थात P2O5 की, तो फास्फोरस कितना होता है, 46% होता है, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हमेशा ध्यान रखना। नाइट्रोजन तो कितना होता है, 18% होता है। अगर बात की फास्फोरस, तो फास्फोरस कितना होता है, 46% होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पहाड़ी मृदा साधारणतः होती है, अर्थात किस प्रकार की होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहाड़ी मृदा होती है, ठीक है। पहाड़ी मृदा है तो सबसे ज़्यादा बारिश होगी। यहाँ पर मैं एक पॉइंट दे देता हूँ कि पहाड़ी मृदा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगी, सबसे, अगर आपको पता होगा पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है कहाँ पर होती है, पहाड़ी इलाकों में ही होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर बारिश होगी तो उससे किस प्रकार का मृदा का निर्माण होता है, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, इसलिए मैं बता देता हूँ कि अगर बात किया है पहाड़ी मृदा, ठीक है, पहाड़ी मृदा होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि अब जो अम्लीय मृदा होती है, ठीक है, जो अम्लीय मृदा होती है उसका निर्माण कैसे होता है, अगर लगातार वर्षा हो रही है, ठीक है, अगर लगातार वर्षा हो रही है तो उससे किस निर्माण का नहीं होता है, किस मृदा का निर्माण होता है, ये होता है अम्लीय मृदा का। अर्थात राइट आंसर कौन सा है, अगर बात किया पहाड़ी मृदा, यहाँ पहाड़ी मृदा साधारणतः किस प्रकार की होती है, अम्लीय प्रकार की होती है। किस प्रकार हमने डिफाइन किया इसे, कि अगर बात किया, अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मान लीजिए कोई पहाड़ी मृदा है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पहाड़ी मृदा है, तो उसमें क्या होगी, सबसे ज़्यादा बारिश होगी, और सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है इससे किस प्रकार के मृदा का निर्माण होता है, ये होता है अम्लीय मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। लगातार अगर किसी क्षेत्र में बारिश होती है तो उससे क्या होता है, अम्लीय मृदा का निर्माण हो जाता है। अतः राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। अगर बात की पहाड़ी क्षेत्रों की, तो यहाँ पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, इनमें साधारणतः अम्लीय मृदा पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होता है मुख्य सतही सनिस्तर। यहाँ मुख्य सतही सनिस्तर को किस नाम से जाना है, आनुवंशिक सनिस्तर के नाम है, पेडोन के नाम से, एपिपेडोन्स के नाम से, फिर एंटोपेडोन्स के नाम से। जल्दी से पाएंगे कि मुख्य सतही सनिस्तर, ठीक है, इस वर्ड को जरूर रखना, आपसे पूछा है सतही सनिस्तर के बारे में। जल्दी से पाएंगे सतही सनिस्तर को किस नाम से जाना है, आनुवंशिक सनिस्तर के नाम से, पेडोन्स के नाम से, एपिपेडोन्स के नाम से, फिर एंडोकोडोन के नाम से। जल्दी से पाएंगे कि राइट आंसर क्या है, कि जो ऊपरी सनिस्तर होते हैं अर्थात सतही सनिस्तर होते हैं, तो इसे किस नाम से जाना है, आनुवंशिक सनिस्तर के नाम से, पेडोन्स के नाम से, एपिपेडोन्स के नाम से, एंडोपेडोन के नाम से। जल्दी से पाएंगे कि मुख्य सतही सनिस्तर को किस नाम से जाना है। तो यहाँ अगर बात की सतही सनिस्तर की, ठीक है, यहाँ पर आपको सतही दे रखी है, तो एंडो तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा आपका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। क्योंकि यार अगर बात की सनिस्तर की, सतही सनिस्तर की, तो इसे जाना है एपिपेडोन्स के नाम से। किस नाम से जाना है, एपिपेडोन्स के नाम से जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जल धारण क्षमता अर्थात जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ये किस मृदा की सबसे अधिक होती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्ले लोम मृदा की होती है, सैंडी लोम सोइल की होती है, सिल्क क्ले लोम सोइल की होती है, फिर लोम सोइल की होती है। जल्दी से बताएंगे किस मृदा की होती है, अर्थात वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्ले लोम की होती है, सैंडी लोम लोम की होती है, सिल्टी जो सिल्क क्ले होती है, सिल्टी नहीं होती बल्कि सिल्क क्ले होती है, तो सिल्क क्ले की होती है, फिर लोम की होती है। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है, कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा।
तो यहाँ अगर बात की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो किसकी होती है, चिकनी मृदा की होती है। किसकी होती है यहाँ, क्ले सोइल की होती है। ठीक है, क्ले सोइल भी जिसे आप मानते हो और चिकनी मृदा के नाम से भी आप जिसे जानते हो। ठीक है, चिकनी मृदा क्या होती है, क्ले सोइल को ही बोला जाता है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, अगर आपसे पूछता है सबसे ज़्यादा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जल धारण क्षमता होती है, तो किसकी होती है, चिकनी मृदा की होती है, क्ले सोइल की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कोलोइडी कणों का कारण। ठीक है, यहाँ पर आपसे है कोलोइडी जो कण होते हैं तो इनके आकार के बारे में पूछा गया है, इनकी साइज़ के बारे में आपसे पूछा गया है। तो किससे कम होती है, किससे कम होती है आपसे पूछा गया है। तो कोलोइडी कण, इसका जरूर यार, हाँ क्ले के बारे में है पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया आपसे कोलोइडी कणों के बारे में। ठीक है, तो कोलोइडल जो कण होते हैं तो इनके जो साइज़ की पार्टिकल्स यानी जो पार्टिकल्स की साइज़ होती है ये कितनी होती है, आपको बताना है। 0.2 mm से कम होती है, 0.02 mm से कम होती है, 0.002 mm से कम होती है, फिर 0.0002 mm से कम होती है। अर्थात यहाँ आपको बताना है कोलोइडी कणों का कितना आकार होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर कौन सा होगा, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से पाएंगे कोलोइडी कणों का आकार कितना होगा, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से पाएंगे। तो यहाँ अगर बात करें कोलोइडल कणों का तो इसका आकार क्या होता है, इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्ले सोइल के बारे में नहीं पूछा गया बल्कि किसके बारे में पूछा गया, कोलोइडी कणों के बारे में पूछा गया है। तो कोलोइडी कणों का जो आकार होता है ये होता है 0.0002 से कम। और अगर बात करें क्ले सोइल की तो क्ले सोइल का कितना होता है आपको पता होगा। जो यार यहाँ क्ले सोइल होती है तो इसके जो पार्टिकल्स की साइज होती है ये होती है 0.002 mm से कम। ठीक है, कितनी होती है, 0.002 mm से कम होती है अगर बात की क्ले सोइल की। और अगर बात की कोलोइडी कणों की तो कोलोइडी कणों का आकार होता है यहाँ 0.0002 से कम। ओके, क्वेश्चन करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उपयुक्त पीएच कितना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे बताया ऑप्टिमम पीएच होता है कितना रिक्वायरमेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, आपको बताना है। तो जल्दी से पाएंगे कि राइट आंसर क्या है, कि 6.5 होता है, 7.5 होता है, 8.5 होता है, फिर 9.5 होता है। जल्दी से पाएंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उपयुक्त पीएच के मान की जरूरत कितनी होती है, अर्थात रिक्वायर्ड जो पीएच होता है ये कितना होता है, 6.5 होता है, 7.5 होता है, 8.5 होता है, फिर 9.5 होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो कौन सा यार अगर बात किया राइट आंसर तो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि अगर आपसे पूछता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ऑप्टिमम पीएच तो कितना रिक्वायरमेंट होता है, 8.5 रिक्वायरमेंट होता है। कौन सा होता है यार, 8.5 रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन का जो सबसे ज़्यादा स्थिरीकरण होता है ये किस परसेंटेज ऑक्सीजन पर होता है, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। 10% है ऑक्सीजन पर, 20% ऑक्सीजन पर, 30% ऑक्सीजन पर, फिर 40% ऑक्सीजन पर। जल्दी समझेंगे कि कितने परसेंट ऑक्सीजन होने पर नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया सबसे अधिक होती है, सबसे अधिकतम मात्रा में होती है। तो इसको भी हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ अगर बात करें नाइट्रोजन अधिकतम स्थिरीकरण तो ये होता है 20% ऑक्सीजन पर। कितने पर होता है, 20% ऑक्सीजन पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विस्फोट उर्वरक के नाम से जाना जाता है। यार हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपसे विस्फोट उर्वरक अर्थात इस जाना जाता है एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर के नाम से किस जाना जाता है। तो जल्दी से एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर या फिर विस्फोट उर्वरक कौन सा होता है। एक अमोनियम होता है, अमोनियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, या फिर अमोनियम क्लोराइड होता है। जल्दी से एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर या फिर विस्फोट उर्वरक के नाम से किस जाना जाता है। एक अमोनिया को, अमोनियम नाइट्रेट को, पोटेशियम नाइट्रेट को, या फिर अमोनियम क्लोराइड को। जल्दी से पाएंगे कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ अगर बात करें विस्फोट उर्वरक अर्थात एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर तो कौन सा होता है, एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर ये होता है अमोनियम नाइट्रेट। यार हाँ, अमोनियम नाइट्रेट को किस नाम से समझता है, विस्फोट उर्वरक या फिर एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर के नाम से समझता है। किस नाम से समझता है यहाँ, अमोनियम नाइट्रेट को एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर या फिर विस्फोट उर्वरक के नाम से अमोनियम नाइट्रेट को जानता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल्दी से पाएंगे पाइराइट इसका केमिकल नाम क्या होता है। जल्दी से पाएंगे फेरस सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, फिर फेरस सल्फाइड होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि पाइराइट का रासायनिक सूत्र या फिर केमिकल नाम क्या होता है। फेरस सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, फिर क्या होता है ये आयरन सल्फाइड होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की पाइराइट की तो इसका राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। जिसने भी फोर्थ कमेंट का किया है उसका राइट आंसर है, क्योंकि अगर बात की पाइराइट तो पाइराइट क्या होता है FeS2 आता है। यहाँ फेरस सल्फाइड को जानता है, किस नाम से जानता है यहाँ अगर बात की फेरस सल्फाइड तो फेरस सल्फाइड को यहाँ पाइराइट के नाम से जानता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कितने परसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, कितने परसेंट से अधिक वायुरंध्र पानी से भर जाते हैं तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है। क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा से समझ लीजिए कि कितने प्रतिशत से अधिक वायुरंध्र पानी से भर जाते हैं तो वृद्धि रुक जाती है। कितने परसेंट वायुरंध्र, ठीक है, वायुरंध्रों के बारे में पूछा गया है। तो वायुरंध्र पानी से भर जाते हैं तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है, अर्थात कितनी परसेंट मात्रा, 50 से 60%, 60 से 70%, 70 से 80% या फिर 80 से 90%। जल्दी से बताएंगे कि कितने परसेंट से अधिक वायुरंध्र पानी से भर जाते हैं तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है। 50 से 60%, 60 से 70%, 70 से 80% या फिर 80 से 90%। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा।
तो यहाँ अगर बात की वायु रंध्र, तो यहाँ वायु रंध्र जब यहाँ 50 से 60% तक बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर बात की वायु रंध्र तो जो एयर पोर्स होते हैं यहाँ 50 से 60% से जब बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है। क्या हो जाती है, अगर बात की पौधे की वृद्धि, यहाँ 50 से 60% वायु रंध्र बढ़ जाने पर पौधे की वृद्धि रुक जाती है, डाउन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, मृदा रंग के निर्धारण में क्रोमा क्या प्रदर्शित करता है। आपने ये तो पढ़ा हुआ है यहाँ मृदा रंग, तो यहाँ एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपसे सोइल कलर, तो सोइल कलर किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, ये किया जाता है मूलसेल कलर चार्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मूलसेल कलर चार्ट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, मूलसेल कलर चार्ट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिया है क्रोमा। एक होता है यहाँ आपने दो टर्म भी पढ़ी होगी, अगर बात की है वो मूलसेल कलर चार्ट, तो मूलसेल जो कलर चार्ट होता है तो इसमें दो टर्म यूज़ की जाती है, एक होता है ह्यू और एक होता है क्रोमा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है क्रोमा के बारे में, ठीक है। क्रोमा क्या प्रदर्शित करता है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, जल्दी से बताएंगे। क्रोमा क्या प्रदर्शित करता है, प्रबलता रंग किरणों को प्रदर्शित करता है, रंग का हल्कापन व गहरापन करता है, रंग की शुद्धता व सांद्रता करता है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कि क्रोमा क्या प्रदर्शित करता है, प्रबलता रंग किरणें प्रदर्शित करता है, रंग का हल्कापन व गहरापन करता है, रंग की शुद्धता व सांद्रता करता है, फिर इनमें से कोई सा नहीं। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की क्रोमा, तो क्रोमा किसको प्रदर्शित करता है, इसका राइट आंसर है थर्ड, ठीक है। रंग की शुद्धता व सांद्रता को प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ क्रोमा को, यहाँ क्रोमा क्या प्रदर्शित करता है, ये किया जाता है रंग की सुंदरता व सांद्रता को। जो यार यहाँ सोइल होती है तो सोइल के रंग की सुंदरता व सांद्रता, क्या होता है, शुद्धता व सांद्रता, ठीक है। सुंदरता नहीं होती, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक, बार बार। तो यहाँ पर आपसे होता है क्रोमा, तो यहाँ क्रोमा क्या करता है, रंग की शुद्धता व सांद्रता करता है। क्या करता है, रंग की शुद्धता व सांद्रता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और अगर बात की सोइल कलर किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो ये किया जाता है मूलसेल कलर चार्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मूलसेल कलर चार्ट के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताया, मृदा में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, मृदा में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ये भी जल्दी से आप बता दीजिए, एक कॉमन क्वेश्चन है, किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, आयरन की, ऑक्सीजन की, एल्यूमिनियम की, फिर सिलिकॉन की। जल्दी बताएंगे कि राइट आंसर क्या है, कि मृदा में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। या फिर आप ऐसे मान सकते हो, जो सोइल की सरफेस है, तो सोइल के सरफेस पे सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है ये किसकी होती है, आयरन की होती है, ऑक्सीजन की होती है, एल्यूमिनियम की होती है, फिर सिलिकॉन की होती है। जल्दी बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। यहाँ अगर बात किया मृदा में किस तत्व की, तो कौन सा होता है, ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में होता है। कौन सा होता है, मृदा सतह पर ये होता है ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कि मृदा में लगभग कितनी % सिलिका होती है, ठीक है। यहाँ पर आप सोचते सिलिका, और सिलिका होती क्या है, SiO2 होती है। क्या होती है, अगर बात किया है सिलिका का जो केमिकल नाम होता है ये क्या होता है, SiO2 होता है। तो अगर बात किया है सिलिका, तो ये कितनी % होती है, जल्दी से पहले आप बता दीजिए। 24% होती है, 27% होती है, 31% होती है, फिर 35% होती है। जल्दी से कि सिलिका कितनी होती है, ठीक है, सिलिका कितनी होती है ये आपको बताना है। तो जल्दी से राइट आंसर क्या है, A, B, C या फिर D। जल्दी से तो यहाँ अगर बात की सिलिका, ठीक है, तो SiO2 इसका क्या होता है, केमिकल नाम होता है, केमिकल सूत्र होता है। और अगर बात किया रहा कि ये जो सिलिका होता है ये कितनी % मात्रा में होता है, तो ये होता है 27%, ठीक है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। अगर बात की सिलिका, तो कितनी % मात्रा होती है यार इसकी, ये होती है 27%। और यहाँ अगर बात की सिलिका सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाइस है, तो ये पाइस है सोइल की सरफेस पर, ठीक है। जो ऊपरी सोइल होती है, अर्थात ऊपरी जो सोइल सरफेस होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ सिलिका कंटेंट देखने को मिलता है, जिसका केमिकल नाम क्या होता है, SiO2 होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है कॉनेक्शन बोर्ड, जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।